मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे। एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं,
वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर
अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की, और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली, क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है, और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा। कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया, और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी।
मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर। मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहन लाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहन लाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानी है मुंबई की। 40 साल पहले जब मुंबई का विकास बस शुरू ही हुआ था, जॉन जैक्सन ने यहाँ अपना एक कैफे खोला था, जैक्सन कैफे। ये कैफे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, इसलिए कॉफी के लिए अक्सर भीड़ लगी रहती थी। कॉफी के साथ साथ केक, पेस्ट्रीज और हल्का फुल्का नाश्ता भी रहता था। जॉन भाई, मेरी रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉफी और एक वेज पफ। ओके। हमारे लिए कॉफी एंड 1 चॉकलेट पेस्ट्री। ओके मैडम। इस दौर में जैक्सन कैफे काफी मशहूर था। ग्राहक वेटिंग में खड़े रहते थे। मयूर, तुम टेबल नंबर 4 को सर्व करो और शंकर, तुम बाहर चेयर्स लगाओ। जी सर। सुबह से शाम तक कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस दौरान जॉन का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। 20 साल बाद जैक्सन कैफे में काफी बदलाव आ गए और अब इस कैफे की बागडोर जॉन के बेटे एंथनी के हाथ में थी। इस समय कैफे के बाहर लंबी भीड़ तो नहीं रहती थी, पर कैफे कभी खाली भी नहीं रहता था। सर, सिग्नल के पास एक कैफे खुला है। हमारे ज्यादातर कस्टमर वहीं जा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, हमारे कस्टमर लॉयल हैं। उन्हें हमारी कॉफी का टेस्ट बहुत पसंद है। वो यहीं लौट कर आएंगे। और वैसे ही हुआ। एंथनी के रेगुलर कस्टमर्स उसके कैफे में लौट कर आते थे। एंथनी, हमारा एक रेगुलर कॉफी प्लीज। ओके मैम। कल हम उस नया कैफे में गया था। बहुत ही बकवास टेस्ट है उनकी कॉफी का।
उनको तो कॉफी बनाना भी नहीं आता एंथनी। तुम्हारा कॉफी टेस्ट सो गुड। थैंक यू मैम, योर कॉफी। जब एंथनी कैफे चलता था तब कई कैफे खुले, पर एंथनी का कैफे फिर भी चलता रहा क्योंकि उसके कस्टमर्स को उसके हाथ की कॉफी ही पसंद थी। जॉन की तरह तो नहीं, पर एंथनी भी अच्छे पैसे कमा रहा था। और 20 साल बाद इस कैफे की बागडोर डैनियल के हाथ में आई। ये हमारा फैमिली बिजनेस है डैनियल, तुम्हें किसी भी हाल में इसे वापस फेमस करना होगा। यस सन, जब मैं इस कैफे को स्टार्ट किया था तो लोग बाहर वेट करते थे, पर अब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो इस कैफे में कोई आता ही नहीं। आई नो दादाजी, हमें कैफे में बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, मेरे टाइम में इस पूरे एरिया में बस हमारा ही कैफे था। इट वॉज न्यू देन, और हमारी कॉफी और स्नैक्स का टेस्ट भी यूनिक था। उस टाइम में वेज पॉप्स बस हमारे कैफे में ही मिलते थे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही यूनिक करना चाहिए। मैंने भी कैफे में पिज्जा स्टार्ट किया था यही सोच के, पर अब मुंबई में इतने सारे पिज्जा पार्लर हैं कि हमारे पिज्जा का आइडिया वर्क नहीं किया। सो जो भी करो सोच समझ के करना। एंथोनी, आई डोंट एग्री विथ यू। डैनियल, तुम कुछ नया ट्राई करो। ठीक है दादाजी, गिव मी सम टाइम। मुझे यकीन है कि मैं जैक्सन कैफे को वापस पॉपुलर कर सकता हूँ। और अब डैनियल ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे कैफे का इंटीरियर चेंज करना होगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ऐसे हैं तो नॉर्मल लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और देन मुझे कुछ यूनिक लॉन्च करना है, पर क्या ये सोचना है। डैनियल ने एक लंबी लिस्ट बना ली। उसने अपने इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड जेनी को बुलाया। हेलो, तुम्हें इस कैफे को रेनोवेट करना है, पर मिनिमम बजट में। दिस प्लेस इज नाइस। यहाँ ऑलरेडी इतने सारे एंटिक्स हैं। बस ब्राइट कलर्स और रिपेयर वर्क की जरूरत है, और थोड़ी लाइट्स की भी। ग्रेट, तो काम स्टार्ट करते हैं। जेनी ने अगले दिन से काम स्टार्ट कर दिया। खाली खाली दीवारों पर रंगीन पेंटिंग कर दी और सारे कैफे के फर्नीचर को नई तरीके से अरेंज किया, और एक हफ्ते में पूरा कैफे चेंज हो गया। नाइस, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप अब कस्टमर आएंगे। जरूर आएंगे। क्या हम नाम बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम बस 3.0 ऐड कर सकते हैं? मतलब? जैक्सन्स 3.0 कैफे। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। फाइनली जैक्सन्स कैफे का बोर्ड चेंज हो गया। अब डैनियल तैयार था कैफे को शुरू करने के लिए। कैफे बाहर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था, इसलिए यंगस्टर्स आकर्षित होने लगे। डैनियल ने हर वो स्नैक आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया जो आजकल के यंगस्टर्स खाते थे। एक फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर। हमारे लिए एक चिकन पिज्जा। ओके सर। शुरू में काफी कस्टमर्स आने लगे। कॉलेज जाने वाले बच्चे कैफे में आकर तस्वीरें खींचते और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ये देखकर डैनियल खुश था। उसका खानदानी कैफे एक बार फिर पॉपुलर हो रहा था, पर समय के साथ ग्राहक आना कम हो गया। अब धीरे धीरे कैफे खाली रहने लगा। अब डैनियल परेशान हो गया। ऐसे तो मैं वर्कर्स की पगार तक नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन वो परेशान ही घर पहुंचा। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? दादाजी, कैफे का सेल बहुत गिर चुका है। लॉस में आ चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ नया सोचो। ऐसी कोई डिश जिसे खाने के लिए कस्टमर्स तुम्हारे पास ही आए। समथिंग यूनिक। दादाजी का ये मशवरा डैनियल को सही लग रहा था। वो इंटरनेट पे ढूंढने लगा कि वो क्या नई डिश बेच सकता है। बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइज तो वो ऑलरेडी बेच रहा था। तभी उसका ध्यान काले पिज्जे पर गया। काला पिज्जा बिल्कुल अलग था। डैनियल को काले पिज्जे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन डैनियल ने कैफे में काला पिज्जा बनाया। देखने में तो ये काला है, पर स्वाद में बहुत अच्छा है। डैनियल को अपना यूनिक आइडिया मिल गया। उसने कैफे के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए ब्लैक पिज्जा के।
और एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। एक ब्लैक पिज्जा। मुझे भी। हमें भी एक ब्लैक पिज्जा। डैनियल का ब्लैक पिज्जा आते ही मशहूर हो गया। सोशल मीडिया पे पिज्जा वायरल हो गया और उसके कैफे के बाहर काला पिज्जा खाने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। डैनियल ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। एक बड़ी पिज्जा कंपनी वाले डैनियल के पास आए। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लैक पिज्जा की रेसिपी हमें बेच दें। हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप ब्लैक पिज्जा मुंबई के किसी भी पार्लर में नहीं बेचेंगे। मुंबई के बाहर आप बेच सकते हैं। जैक्सन ने पिज्जा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों रुपए मिल गए। जैक्सन का स्पेशल काला पिज्जा मुंबई में बस उसी के कैफे में मिलता था, जिसे खाने के लिए लोग लंबी कतार लगाते हैं। डैनियल ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। एक अपने कैफे को यूनिक बनाया और दूसरा अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों कमा लिए। जॉन और एंथनी को डैनियल पर गर्व था। जैक्सन कैफे का काला पिज्जा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। हाँ